Hello everyone, this side Talat and today I am back again with a new video and this video is for chapter 4 democracy. So in this video I am going to start this chapter. So let's start. So here this is the chapter number 4 democracy, and in the previous chapter number 3 we have studied about the different kind of government. So this is also a kind of government, democratic government, democracy. तो हम इसे डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर टेलिंग यू अबाउट द डेमोक्रेसी, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि इस तरह की गवर्नमेंट स्टार्ट होने से पहले या इस गवर्नमेंट के आने से पहले क्या सिस्टम होता था. तो अर्लियर टाइम्स में, पहले के टाइम में क्या होता था, राजा होते थे, किंग और एम्परर्स होते थे और ये सभी लोगों पर रूल किया करते थे. ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, अपनी विशेष के अकॉर्डिंगली लॉज बनाया करते थे और लोगों से टैक्सेस लिया करते थे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली. और इस तरह जब होता था, राजा या किंग या एम्परर्स होते थे, तो जो गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में होता था, एक पर्सन के हाथ में होता था और कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकता था. राजा अगर अच्छा होता था तो लोगों के वेलफेयर के काम करता था, अच्छे काम करता था और लोगों के बारे में सोचता था. तो लोगों के जो काम थे या लोग जो थे वो किस पर डिपेंड करते थे, राजा पर डिपेंड करते थे. राजा अच्छा होता था तो अच्छे काम करता था, लोग खुश रहते थे और एक कंफर्टेबल लाइफ लोग लेड करते थे, जीते थे. लेकिन अगर राजा क्रूअल होता था तो क्या, तो उसका ऑपोजिट होता था, वो अच्छे काम नहीं करता था, लोग खुश नहीं रहते थे और लोग अच्छी जिंदगी ना जीकर उल्टा था दे सफर्ड, वो काफी प्रॉब्लम्स को फेस करते थे. सो दिस वाज अबाउट द अर्लियर टाइम्स ऑफ इंडिया. ये इंडिया का या बाकी सभी जगह की बात हो रही है, तो ये तब की बात थी जब राजा रानी हुआ करते थे. अभी ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है. अब डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, ये वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में इसको फॉलो किया जा रहा है. और डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोग उसे रूल करते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को राइट होता है, लोगों के पास ये राइट होता है कि वो इलेक्शंस में वोट देकर अपने कंट्री को गवर्न करने के लिए, मतलब उसको रूल करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं. मींस इलेक्शन में वो अपना वोट डालें, वोट कास्ट करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और वो जीत जाए तो जीतने के बाद वो उस कंट्री में, उस एरिया में गवर्नमेंट को बनाए. और वोट देने के लिए जो एज है 18 प्लस या उससे ज्यादा के लोग इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं. इस तरह जहां पर भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पर लोग जितने भी एडल्ट हैं वो वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं. और डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उन्हें अवेयर रहना चाहिए, उन्हें हमेशा पता होना चाहिए कि उनकी राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या हैं, क्या उन्हें काम करना है और क्या उन्हें काम करना है और क्या उनको मिलना चाहिए. तो उन्हें राइट्स और ड्यूटीज का अच्छे से पता होना चाहिए. और जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, इलेक्शंस में वोट दे रहे हैं, तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए कि वो सही बंदे को, सही पर्सन को, सही कैंडिडेट को वोट देकर जिताएं. ऐसा ना हो कि वो किसी गलत को वोट दे दें और गलत को चुन लें. उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जाने कि क्या गवर्नमेंट वो सारे स्टेप्स ले रही है जो किसी के लिए भी वेलफेयर के लिए हैं, किसी के भले के लिए हैं. तो उन्हें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जिस तरह के प्रोमिसेस किए, जिस तरह के वेलफेयर की बात की थी, क्या वो उसको कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. तो ये करने के लिए उसे पता होना चाहिए. तो पता होने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे करंट इवेंट्स और पॉलिसी मेकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी बना रही है. तो उसके लिए उसे बहुत सारी नॉलेज लेनी चाहिए. और वो नॉलेज उसे कहाँ से मिलेगी, वो नॉलेज मिलेगी उसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू और टेलीविजन के थ्रू, या फिर जो पब्लिक मीटिंग्स की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से. तो वो जो पब्लिक मीटिंग्स है, इन सारी चीजों से किसी को भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में पता चल सकता है. डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना ही नहीं होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना ही नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या सोचते हैं वो इस बारे में बता सकते हैं. और अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती है तो वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं
और अगर उन्हें लगता है कि ये सारे काम अच्छे से नहीं हो रहे हैं तो वो कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी भी उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है हमारे दिए हुए टैक्सेस के थ्रू हमारे वेलफेयर के बारे में सोचना, हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाना, उसी के अकॉर्डिंगली काम करना। तो अगर वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली ना करें तो कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज और गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है। और ये जब गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, उसके अगेंस्ट जाएं, तो किसी भी तरह का कानून तोड़ना नहीं है, किसी तरह का वायलेंस क्रिएट नहीं करना है। तो ये हो गया एक सिटीजन का रोल। और साथ के साथ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ऑन द अदर हैंड इज एक्सपेक्टेड टू कंसीडर द व्यूज ऑफ द पीपल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उनका काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों के लिए, लोगों के व्यूज को देखे, उनकी सोच उनको समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं, और लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के बेटरमेंट, भलाई के लिए उनको काम करना चाहिए। सिटीजन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपनी ड्यूटीज को भी परफॉर्म करें। सिर्फ ये नहीं कि वो राइट्स के बारे में जाने मुझे क्या मिलना चाहिए, उन्हें कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होती है। एग्जाम्पल्स के लिए वोट देना एक राइट है और वोट देना एक ड्यूटी भी है। मीन्स डेमोक्रेसी में वोट जिसको देने की परमिशन मिली वो उसका राइट हो गया, और वोट उसे देना है ये उसकी ड्यूटी भी है। तो वो वोट दे क्योंकि उसको वोट देने का राइट मिला है। और जब वो वोट दे तो वो कोई भी हो, लड़की है, लड़का है, अमीर गरीब कोई भी है, किसी भी धर्म कास्ट का, किसी भी जगह का, तो उसे पर्सनल फायदे से ऊपर उठकर एक बेस्ट कैंडिडेट चुनना चाहिए। ये नहीं कि मेरी फैमिली मेंबर कोई खड़ा हुआ इलेक्शन में तो वो मेरी फैमिली का है, मैं वोट दूं, चाहे वो करप्ट ही क्यों नहीं है, तो मैं उसे वोट दे रही हूँ। ऐसा नहीं है। करना क्या चाहिए कि हमें अपने पर्सनल फायदों को ना सोचते हुए हमें एक अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहिए। चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, मामा जी हैं, तो उनको हमने चूज कर लिया, इसलिए चूज कर लिया कि वो अगर जीत जाते हैं तो हमें सबको फायदा होगा और हम ये सब कर पाएंगे, या मेरे चाचा जी हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, चाहे वो चोर या कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, यानी करप्ट बंदों को छोड़कर, अपने पर्सनल फायदे को छोड़कर हमें एक बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनना चाहिए। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के कुछ राइट्स और ड्यूटीज थे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है, उसे वोट देकर जिताया जाता है। इंडिया में भी इसी तरह का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसमें लोग गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उनके एरिया के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वही बताते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस एरिया को जहां से वो जीत कर आते हैं। इसलिए इस तरह के सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर वे में काम करती है। लोग एक पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे लोग मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और वो सारे लोग अपने व्यूज और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली पार्टी बनाते हैं। यानी उनकी सोच, उनका जो काम करने का तरीका है, जब उनकी पॉलिसीज एक होती हैं तो वो मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। फिर वो अपने में से एक कैंडिडेट को चूज करते हैं कि हम इसे इलेक्शन में खड़ा करेंगे इस जगह से। और जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उससे पहले कैंपेन की जाती है और उस कैंपेनिंग में कैंडिडेट्स अपने पार्टी के सारे प्रोग्राम, सारी पॉलिसीज के बारे में बताता है कि अगर आपने वोट देकर हमें जिताया तो इसमें लिखी हुई जितनी भी हमने बातें बताई हैं, ये हम काम करेंगे, ये अच्छा काम करेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम और पॉलिसीज बताते हैं ताकि ये सब सुनकर लोग उनको वोट दें और वो जीत जाएं। तो वो ये बताते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम ये सारे काम को करेंगे। और जब कैंपेनिंग में अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को बताते हैं उसे पार्टी मैनिफेस्टो कहा जाता है। यानी पार्टी मैनिफेस्टो में उनके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लिखी होती हैं। और वो लोग जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं। पर कैसे खड़े होते हैं? पार्टी के बिना, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरह से वो खड़े होते हैं। वो किसी भी पार्टी से नहीं होते। वो अकेले खड़े हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरह से वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। यानी किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोगों को अपनी मतलब पार्टी के जितने भी उनके इश्यूज होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनके बारे में वो लोगों को बताते रहते हैं।
चाहे वो मीडिया के थ्रू बताएं, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू बताएं। तो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो किस किस चीज़ों पर काम करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू लोगों को बताते रहते हैं। इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ये बताती हैं लोगों को कि उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उनकी उम्मीदें होनी चाहिए, और इस तरह से जब उनको ये बताते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं तो उनको एक एक्सपेक्टेशन उनकी हो जाती है, उम्मीद हो जाती है, और फिर वो समझते हैं, फिर इस तरह से उनका जो ओपिनियन है वो सोच बन जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बताती हैं कि उनकी उम्मीद क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या काम करने हैं, और उनकी ओपिनियन को शेप करने का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चल जाए कि ये बड़ी प्रॉब्लम है और हमारे आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन चीज़ों पर काम करने वाले हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हमें सबसे उम्मीद हो जाएगी कि हाँ, ये वाला बड़ा काम जो भी पार्टी करेगी हम उसे वोट देंगे, ये सबसे मेन काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो हमारी ओपिनियन इसी तरह से शेप हो जाती है, इसी तरह से बन जाती है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्शंस। तो इंडिया में 5 इयर्स के बाद इलेक्शंस किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट लेजिस्लेचर। यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए ही हर 5 साल के बाद इलेक्शन किए जाते हैं। 5 साल से यानी 5 ईयर से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। किस कंडीशन में? इफ द गवर्नमेंट फॉल्स, अगर गवर्नमेंट खत्म हो जाती है किसी भी रीजन से, उसकी कैंडिडेट्स अपने कैंडिडेट्स रिजाइन कर देते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है, गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, या गवर्नमेंट के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है कि गवर्नमेंट के मेंबर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो 5 ईयर से पहले भी इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को आगे करती हैं कि हमारा ये कैंडिडेट इस एरिया से खड़ा होगा, और ऐसा करने के लिए उस कैंडिडेट की एबिलिटी, कमिटमेंट टू द पार्टी और डेडिकेशन टू सर्व द पीपल देखा जाता है। यानी किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शंस में खड़ा करने से पहले देखा जाता है कि उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, क्या वो पार्टी से किए हुए कमिटमेंट को, वादे को पूरा करेगा कि अच्छे से करेगा, या लोगों को सर्व करने की डेडिकेशन उसमें है कि लोगों की सेवा करेगा। यानी ये सारी चीजें देखने के बाद पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को तैयार करती हैं और उन्हें खड़ा करती हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज राइट टू वोट। So about to right to vote and other topics we will discuss and we will read in next video, and till then take care and bye bye, and do keep watching my videos to understand the content of the chapter. Thank you.